तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 4 विच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा कि आपको पता है 30 वीडियो लेक्चर सीरीज की ये सीरीज है जिसमें हम बात आज करेंगे टॉपिक नंबर 4 की, लेक्चर नंबर 4 की, विच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चैनल पर रोज शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होती है शार्प 7 PM और आज हम चौथे लेक्चर की बात कर रहे हैं। 30 सबसे बेहतरीन टॉपिक्स जिसमें हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर करने की विद क्विक रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक, इंपॉर्टेंट PYQs एंड इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर नीट 2025। चलिए बिना किसी देरी किए क्लास को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। एक बार फटाफट इसका रिवीजन करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। चलिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे अगर आपके दिमाग में आता है व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो सिंपल है, आप सबको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना अमाउंट डाला गया है उस पर डिपेंड करती हैं। इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि सोल्यूट कौन सा डाला गया है, मतलब कितना सोल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ऐसी प्रॉपर्टीज सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड जो कर रही हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, मतलब इस चीज पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती कि क्या डाला गया है, बल्कि इस चीज पर डिपेंड करती हैं कितना डाला गया है सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर। ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं जिसका नाम आपने सुना है RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लॉजिक एंड द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों RLVP से जिसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। फुल फॉर्म इसकी नाम से दिख रहा है आपको, जब वेपर प्रेशर कम हो रहा हो ऐसा कुछ इसमें हम बात करेंगे। तो सिंपल है, जैसा कि आपको पता है कि सॉल्यूशन बनाने से पहले हमारे पास सॉल्वेंट होता है, हमारे पास सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट का खुद का अपना वेपर प्रेशर होता है जिसको हम नोड लगाकर सिंबलाइज करते हैं। P नोड A इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, इसके अंदर सॉल्यूट गिराया जाता है, उसके बाद सॉल्यूशन तैयार हो जाता है और सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। अगर सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है या पढ़ चुके तो इसका मतलब ये होता है कि उसका प्रेशर तो कुछ है नहीं, तो P टोटल PA ही होता है। और PA और P नोड A में जो रिलेशन होता है वो अपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा है, PA इज इक्वल टू P नोड A XA। सिंपल। सॉल्वेंट का अपना एक प्रेशर होता है स्टार्टिंग में प्योर स्टेट में जिसे P नोड बोलते हैं, P नोड A कह लीजिए, ठीक। उसके बाद उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको मैंने P टोटल लिख दिया, P लिख लो, PS लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। वो PA प्लस PB के बराबर होना चाहिए, क्योंकि B नॉन वोलेटाइल है तो B का वेपर प्रेशर इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो P टोटल इक्वल टू PA। तो एक P नोड A है और एक PA है। P नोड A इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो ये चीज हमने पढ़ी कि P नोड A क्या होता है, PA क्या होता है। ठीक है, P टोटल होता है PA प्लस PB, और अगर आपका B नॉन वोलेटाइल हुआ यानी सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हुआ तो आप देख रहे हैं P टोटल इज PA ओनली। ठीक है, अच्छा ये जो टर्म है ऊपर आपको दिख रही है ये दिस रिप्रेजेंट्स लोवरिंग। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, और इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकाली है तो रिलेटिव लोवरिंग विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज XB काई B हियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सोच के देखिए,
अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है, यानी वेपर्स कम बन रहे हैं, अब सॉल्वेंट में जितने बन रहे थे अब सॉल्यूशन में उतने नहीं है, वेपर कम बनना मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया है, इसलिए वेपर कम बन रहे हैं। इसलिए सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इबुलियोस्कोपी। किसी भी नाम से इसको पढ़ लीजिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस राइज इन बॉइलिंग पॉइंट मींस इबुलियोस्कोपी। तो क्या होता है इसके अंदर, सिंपल है, हमारे पास वही डायग्राम आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है, फिर से बना देते हैं। हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है, प्योर स्टेट में जब होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है टी नोड बी, ठीक है, नोड लगा दिया। फिर इसके अंदर हमने सोल्यूट मिला दिया, और बच्चों जब सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन यहां तैयार हो जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टी बी होता है। जैसे पी नोड पी वैसे टी नोड बी टी, ठीक है। तो टी नोड और टी, टी नोड मतलब बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टिंग में, यानी प्योर स्टेट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट की प्योर स्टेट का, और टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यू गॉट माई पॉइंट, इतना सिंपली होता है। एलिवेशन हुआ है इसका मतलब टी बी ज्यादा है टी नोड बी से, और जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में वो ऐसे ही निकालेंगे टी बी माइनस टी नोट बी। ठीक है, मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। एलिवेशन हुआ है तो सॉल्यूशन वाला बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट वाले बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, यानी टी बी इज ग्रेटर देन टी नोट बी, एंड दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच वी से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीबी को आप ऐसे लिखते हैं, और विच इज के बी इंटू एम। वी नो वेयर एम इज मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, वेयर के बी इज अ कांस्टेंट regarded as molar elevation constant और ebulioscopic constant। मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे मैंने तब भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में गिना था, और अब भी गिन रहा हूं। आपके नीट एग्जाम के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जबकि आपको पता है कि दिस टॉपिक इज बाउंडेड बाय 4 फॉर्मूले, स्टिल अगर आप नहीं कर पाए एग्जाम का सवाल तो बड़ी हानि हो सकती है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, फोकस करिए सिंबल्स पर और फॉर्मूले पर, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, एम इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड के बी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से तो नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि अब आपका नीट का एग्जाम आ चुका है, ठीक है। चलिए, अब ये के बी क्या है सर, नाम तो बता दिया सर, ये कांस्टेंट है क्या, तो समझ लेना, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका क्या है जो इस पर डिपेंड करेगा, वो केबी है। और केबी को निकालने का अपना एक इंडिविजुअल फॉर्मूला भी है, विच इज आर टी नोट बी स्क्वेयर इंटू एम, 1000 लिखा है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, this is gas constant, solution constant, and this is a boiling point of pure solvent. This is molar mass of solute, molar mass of solute, ठीक है। ये जो m है, this is molar mass of सॉरी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कह रहा हूं, सॉरी, नेचर पे डिपेंड करता है किसके, सॉल्वेंट के। दिस इज मोलर मास ऑफ सॉरी बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मजाक कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है, याद कर लोगे ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ग्राफ से दिखाता हूं आपको मैं। आपने ये तो पढ़ ही रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई लिक्विड अपना इतना वेपर प्रेशर जनरेट कर ले कि जो बाहर वाला प्रेशर है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, उसके बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल हो जाता है। तो आप देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा,
इसलिए कर्व तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। एक पॉइंट आएगा, बढ़ते 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 वो एक्सटर्नल प्रेशर को मैच कर जाएगा, इस पॉइंट पर आकर ये कर्व बॉयल हो जाएगा। एक और मैंने कर्व बना रखा है और आप सब जानते हैं, अभी पीछे पड़ा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, लोवरिंग हुई है, इसलिए सॉल्यूशन का कर्व नीचे है, सॉल्यूट का कर्व ऊपर है। और इस तरह से आप कर्व को आगे बढ़ाओगे तो आपको साफ दिख रहा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूट का कम है। आई एम रिपीटिंग द पॉइंट विच आई एम टॉकिंग, कि वेपर प्रेशर के हिसाब से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है सॉल्वेंट से इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है सॉल्वेंट से, रिवर्स होता है, यू नो दैट। ठीक है, इसी डिफरेंस को डेल्टा टीबी कहते हैं, विच इज अ टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, फिर आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड फॉल इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपी। वो डेल्टा टीबी होता है, ये डेल्टा टीएफ होता है, वो निकलता है, एलिवेशन है वो, तो उसमें बढ़ोतरी हुई थी, ये डिप्रेशन है। मतलब अगर मैं दिखाऊं आपको कि ये सॉल्वेंट है, इसका अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट है टी नोट एफ, इसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मैंने टी एफ लिख दिया बिना नोड के। और क्योंकि ये डिप्रेशन है, इसका मतलब ये है कि टी नोट एफ ज्यादा है टी एफ से, और इसका मतलब है कि जब मैं आपसे चेंज पूछूंगा तो आप बोलेंगे टी नोट एफ माइनस टी एफ। जैसे वो के बी इंटू एम था, वैसे ये के एफ इंटू एम है। ठीक है, आपको दिखाते थे, के एफ इंटू एम है। के एफ क्या है? के एफ क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे के बी क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। उसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। वो भी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये भी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। आपने काफी न्यूमेरिकल्स किए होंगे, आपने देखा होगा, आपने एक न्यूमेरिकल पढ़ा होगा जिसमें पानी में ग्लूकोज गिराया है, तो कहीं पढ़ा होगा पानी में यूरिया गिराया है, बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल है, तो केबी की वैल्यू दोनों केस में सेम है, क्योंकि पानी है ना, सॉल्वेंट सेम है, इसलिए केबी सेम है। और यही न्यूमेरिकल अगर फ्रीजिंग पॉइंट का हो तो फिर केएफ सेम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है। ठीक है, ठीक बात की मैंने। तो जैसे केबी का फॉर्मूला होता है एम आर टी नोट बी स्क्वेयर 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वैसे केएफ भी होता है एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर गैस कांस्टेंट सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का स्क्वेयर 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक, बोलिए, कर लेंगे? ठीक है, अब कर्व से समझ लेते हैं। कर्व से तो तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर बताया मैंने जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के मैच कर जाए, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो वाला टेम्परेचर जिस पे उसका वेपर प्रेशर मैच कर जाए उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के। और आप तो सब जानते हैं सॉलिड का वेपर प्रेशर कम पाएगा, इसलिए मैंने एक कर्व बना रखा है, ये सॉलिड का है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का कर्व सॉल्यूशन से ऊपर रहेगा क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, अभी पीछे पड़ा, और जिस भी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट सॉलिड से मैच कर जाएगा वहां पर वो जम जाएगा। वैसे सॉल्यूशन भी जब सॉलिड से मैच कर जाएगा तो वो भी वहां जम जाएगा, और इस डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टी एफ। और ऑब्वियसली ये टी नोट एफ बड़ी वैल्यू माइनस टी एफ छोटी वैल्यू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। फिर आता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आप सब जानते हैं, फटाफट इसको पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप फ्लो करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब पता कैसे चलता है सर किस रीजन से किस रीजन में जाएगा? जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी वहां से सॉल्वेंट फ्लो करेगा उस वाले रीजन में जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। मींस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, ये होता है ऑस्मोसिस। ठीक है,
और अगर आपको ऑस्मोसिस रोकना है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं डायग्राम में, आप अगर आप देख पा रहे हैं, आप सबको दिख रहा है, तो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। यहाँ कंसंट्रेशन है ही नहीं क्योंकि सॉल्यूशन बनाया ही नहीं है। यहाँ सॉल्यूशन है तो यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, तो सॉल्वेंट यहाँ आएगा, एसपीएम से होता हुआ इस साइड आएगा। ये ऑस्मोसिस है, ठीक है, ये ऑस्मोसिस है। और अगर आप ये रोकना चाहते हैं तो इस साइड आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, आप सबने पढ़ रखा है। अगर इस तरफ से प्रेशर लगे, इस तरफ से प्रेशर लगे, तो ये फ्लो कम किया जा सकता है। और एक प्रेशर पर एक टाइम ऐसा आएगा, इतना दबाव हो जाएगा कि ये फ्लो रुक जाएगा, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड एट हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस में इस रीजन से इस रीजन में जा रहा है सॉल्वेंट, तो आप उसी रीजन पे, जिस तरफ सॉल्वेंट जा रहा है उसी रीजन पर आप प्रेशर लगाएं, ताकि अगेंस्ट इसको प्रेशर मिले, अगेंस्ट इसको फोर्स मिले इन फ्लो को, और ये फ्लो होना बंद हो जाए। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है, इसको पाई से लिखते हैं, कहीं पाई लिखा होता है तो कहीं पी नोड लिखा होता है, P0 लिखा होता है, PO लिखा होता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कहां लगाते हो? अब सीबीएसई का एग्जाम तो है नहीं, आपका नीट का एग्जाम है, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा मैटर करता है। किस साइड लगाते हो भाई ये प्रेशर? किसी भी साइड लगा सकते हो? नहीं सर, ऑस्मोटिक प्रेशर हम हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड ही लगाते हैं। अच्छा, तो ये कब कैलकुलेटेड माना जाता है, कब मेजर्ड माना जाता है? तब सर जब ऑस्मोसिस रुक जाता है इसके प्रेशर की वजह से, तब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मेजर हो जाती है। ठीक है जी। और अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, फिर तो रिवर्स फ्लो हो जाएगा, उसे आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सब आपने पढ़ रखा है। फटाफट आगे चलते हैं। व्हाट आर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर मैच करवा दिया तुमने, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। और दो सॉल्यूशन में से अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो हाइपरटोनिक हुआ, जिसका कम है वो हाइपोटोनिक हुआ। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो हाइपरटोनिक, जिसका कम वो हाइपोटोनिक, और जिनका मैच कर जाएगा वो आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। फॉर्मूला आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, RCT, CRT, TRC, TCR, जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़ो। पाई T पे डिपेंड करता है और पाई C पे भी डिपेंड करता है, R तो कांस्टेंट है। ऐसा होता है। अगर वो आप ये वाला एक्सप्रेशन दिखा दोगे तो ये होता है वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, और अगर ये वाला एक्सप्रेशन दिखा दोगे तो होता है वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है जी। पाई C पे भी डिपेंड है। C इज, व्हाट इज C? C इज मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी कह देता हूं सीधे। R की वैल्यू तुम जानते हो 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। सेम वैल्यू जो गैस कांस्टेंट की होती है, इसको यहां पर सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। सेम वैल्यू, ठीक है ना, जो गैस कांस्टेंट की थी। भाई फटाफट रिवीजन करना है, इसलिए फटाफट हम थियरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप यहां पर वीक हैं तो भाई थोड़ी समस्या है आपको, इसका मतलब, ठीक है जी। फॉर्मूला एंड द सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आगे कॉन्सेप्ट आता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने 4 पढ़ी थी, उसमें एक अजम्पशन थी मेन, कि सोल्यूट जब सोलवेंट में जाए तो सॉल्यूशन बनते वक्त ना तो सोल्यूट एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो। अगर ऐसा हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज चेंज आएंगी, क्योंकि अगर एसोसिएट या डिसोसिएट सोल्यूट अंदर जाकर हुआ, सोच के देखो, सोल्यूट के 100 पार्टिकल है, 100 पार्टिकल्स, और आप उसको सोलवेंट में गिराते हो और सॉल्यूशन बनते हुए वो टूटने लग जाते हैं, डिसोसिएट होते हैं, तो मान लो 100 से 200 हो गए, तो पार्टिकल्स की संख्या चेंज हो गई ना भाई, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस काम आती है? टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो वो भी गलत आएगा। और ऐसे गलत मास को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। यही सब यहां लिखा है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेना। फिर कितना एसोसिएशन हुआ है, कितना डिसोसिएशन हुआ है, अगर इस चीज को हम मानकर चलते हैं तब फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। आपके फॉर्मूले होते हैं ये, फिर आप आई लगा देते हैं चारों फॉर्मूले में। व्हाट इज आई? वेंटो फैक्टर। कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं कि अगर आपको वेंटो फैक्टर निकालना हुआ तो आप ऐसे निकाल सकते हैं
कि एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद अब कितने पार्टिकल्स हो गए, पहले कितने थे। जैसे मैंने कहा पहले 100 पार्टिकल्स थे तो 100 यहां आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि 100 टूट के 200 हो गए, अब टोटल 200 पार्टिकल हैं तो 200 यहां आ जाएगा, 200 बटा 100, आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, या आई ऐसे निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करके नीचे रख देना, ऊपर जो ऑब्जर्व हुई है अब जो दे रखी होगी वो ऊपर रख देंगे। इस रेशियो से भी आई आता है, आपने ऐसे भी पढ़ रखा होगा। नहीं तो आपने, मैं आपको बताता हूं, नहीं तो आपने आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा और आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन पढ़ा होगा। ये तब लगता है जब डिसोसिएशन हुआ हो और ये तब लगता है जब एसोसिएशन हुआ हो। ये आपने पढ़ रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है जी, आई की वैल्यू यहां हमेशा 1 से बड़ी आएगी और इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। इससे आप ये भी याद रखेंगे कि आई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ गई तो डिसोसिएशन हुआ है सॉल्यूट का, और अगर आई की वैल्यू 1 से कम आ गई तो एसोसिएशन हुआ है सॉल्यूट का। आई ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन, लेस देन 1 एसोसिएशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन, दिस इज द फॉर्मूला व्हेन एसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं। नीट 2024 रीअपियर मींस दोबारा जो बच्चे अपीयर हुए थे 2024 में गड़बड़े चल रही थी तो एक बार दोबारा पेपर लिया गया था, तो 2024 का ताजा सवाल। ठीक है, अभी पका पकाया सवाल है, ट्राई करो यार। मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, मास ऑफ ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अच्छा जी, अगर आप नोटिस करो तो इसको प्रिपेयर करना है 1 लीटर सॉल्यूशन का, विच इज आइसोटोनिक विद अनदर सॉल्यूशन विच इज ऑफ यूरिया। तो आपको बताना है ग्लूकोज का कितना मास लगेगा, ग्लूकोज का कितना मास लगेगा ऐसा सॉल्यूशन बनाने में 1 लीटर का जो आइसोटोनिक हो यूरिया के सॉल्यूशन से, जिसमें 15 ग्राम पर लीटर हो डाटा। तो अब मुझे बताओ आइसोटोनिक तुम जानते हो यार, जब दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर मैच कर जाएं तो वो आइसोटोनिक स्टेट होती है। पाई 1 में मान लेता हूं ग्लूकोज वाला केस, ग्लूकोज सॉल्यूशन, और पाई 2 मान लेते हैं यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है जी, पाई का फॉर्मूला बताओ सर, CRT, तो यहां रख दिया हमने C1RT, यहां रख दिया जी C2RT। आर गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, तो ये चीज कट गई सर। तो क्या आ गया तुम्हारा भाई, C1 इज इक्वल टू C2, दोनों की मोलैरिटी बराबर आ गई। अच्छा, मोलैरिटी बराबर आ गई तो मुझे बताओ उसके बाद क्या। सर मोलैरिटी बराबर आ गई तो मोलैरिटी का भी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 1 लीटर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ये भी 1 लीटर है पर लीटर, देखो 15 ग्राम पर लीटर। अब ग्लूकोज के मोल्स कैसे निकालते हैं भाई, गिवन मास बाय मोलर मास। तो देखो ग्लूकोज का गिवन मास कितना है सर, ग्लूकोज का गिवन मास तो कैलकुलेट करना है सर, मास इज रिक्वायर्ड सर। ओके बच्चे, एक्स। व्हाट इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 180 इज इक्वल टू, व्हाट इज द गिवन मास ऑफ यूरिया सर, 15 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ यूरिया सर, कैलकुलेट फ्रॉम दिस और 60। यहां से आप x की वैल्यू बता लें ग्राम। कैसा लगा सवाल, देखो बिल्कुल सिंपल था। आर यू क्लियर, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 क्यों रखा सर ने, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। किस किस के सॉल्यूशन आइसोटोनिक है इस क्वेश्चन में सर, ग्लूकोज का और यूरिया का। डाटा किसका पूछा बच्चे, यूरिया का, ग्लूकोज का सर, ग्लूकोज का। तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, पाई का फॉर्मूला CRT, इधर भी CRT, RT से RT कट गया। इसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन बराबर आ गई, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों में 1 लीटर है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रख दिया गिवन मास बाय
मोलर मास, गिवन मास निकालना था ग्लूकोज का, मोलर मास पता था, यूरिया का डाटा था, पुट किया, हो गया। देखो भाई जल्दी तो नहीं बोल दिया मैंने। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो यार, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। नीट 2024 जो पहले पेपर में आया था, ये वो सवाल है, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कंसंट्रेशन, ओके, पाई वर्सेस सी का ग्राफ है, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 25.73 लीटर बार पर मोल। द टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन इज, मींस टेम्परेचर निकालना है। पाई वर्सेस सी का ग्राफ, ओके, तो मुझे बताइए पाई का फॉर्मूला होता क्या है, CRT। और आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है ये, कि जब इसने पाई और सी का ग्राफ बनाया तो इसको स्ट्रेट लाइन मिली, स्लोप मिला उसका 25.73, यानी इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर दें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये साफ क्लियर है कि ये y है, ये x है, तो ये स्लोप हुआ, और इंटरसेप्ट यहां है नहीं, इंटरसेप्ट 0। बोलो भाई बात समझ में आई? आई आपको आई समझ में? ठीक है, तो ग्राफ जब आप बनाओगे पाई और सी का, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू RT है, देखो, और स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25.73। यूनिट क्या है, लीटर बार पर मोल। आर की वैल्यू बार में कितनी होती है, 0.083। टेम्परेचर निकालना है 25.73, यहां से टेम्परेचर निकाल लेना बच्चे। यहां से टेम्परेचर निकाल लेना। ऑप्शन सेल्सियस में तुम्हारा टेम्परेचर केल्विन में आएगा, तो 273 माइनस करके तुम्हारा आंसर होगा, चेक कर लेना। ठीक है, कहीं तुम्हारा आंसर आ जाए 310 केल्विन और आप बिना यूनिट देखे इसको टिक कर दो, ये सेल्सियस है, ये सारे ऑप्शन सेल्सियस में है, तो आपका आंसर केल्विन में आएगा, उसको फिर 273 माइनस कर देना, फिर सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चूज करेक्ट ऑप्शन। इन चारों में किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, यानी किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है, ये पूछ रहा है। ओके, तो तुम तो जानते हो यार डेल्टा टीबी जो है। अब यहां पे जो ऑप्शंस अगर आप देख रहे हो तो यहां ऑप्शंस अलग अलग है, और NaCl है, KCl है, MgSO4, NaCl, ये वो सॉल्यूट्स दे रखे हैं जो टूटते हैं। ये इतना नॉलेज तो तुम्हें है ही ना, सॉल्ट्स दे रखे हैं, तो ये तो डिसोसिएट होंगे, और कंसंट्रेशंस भी अलग है। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी का IKBM। KB तो चारों केस में सेम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट पानी है, मैंने तुम्हें बोला था सॉल्वेंट सेम तो KB सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो I इंटू M पे डिपेंड है, KB तो कांस्टेंट हुआ ना, I और M पे डिपेंड है। तो ऑप्शन वाइज ऑप्शन लगा लो, ए ऑप्शन देख लो। ए ऑप्शन में जो I है वो तो 2 है, 2 टुकड़े हो रहे हैं इसके, और जो M है वो 0.05 है। ऑप्शन बी में I कितना है, 2 टुकड़े हो रहे हैं इसके भी, 2, और M कितना है 0.1। सी ऑप्शन में I देखो, I वही 2 टुकड़े हैं सिर्फ, और कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। डी ऑप्शन चेक कर लो, डी ऑप्शन I कितना है सर, वही 2 टुकड़े हैं, और कंसंट्रेशन कितनी है सर 1। इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 2 5 10, इसके आंसर आएगा 0.1, है ना। इसका क्या आएगा 0.2, इसका क्या आएगा 0.2, इसका क्या आएगा 2, तो मिनिमम ये हो गया, जिसका I और M का प्रोडक्ट बड़ा आएगा उसका डेल्टा टीबी भी बड़ा होगा, और I और M छोटा आएगा तो डेल्टा टीबी भी छोटा होगा। अंडरस्टूड? मल्टीप्लाई देख रहे ना भाई, अपनी थोड़ी ऐसी ही है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन, नीट 2021 का सवाल क्या पूछा है। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ओके, एक बार आप पढ़ लो यार।
आप पढ़ लो पॉज करके। ठीक है चलो देखो, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ओके इन 250 ml of water, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml of water, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml of water, P1 P2 P3 प्रेशर्स गिवन है। आपको बताना है राइट ऑप्शन किसका प्रेशर ज्यादा होगा, बताओ यार कैसे करोगे ये। तो मुझे आप बताओ कि जो प्रेशर होगा वो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, आर तो कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर यहां सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर यहां सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि पाई सी पे ही डिपेंड है। और सी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, और वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। देखो 250 250 250 यानी पाई किस पे डिपेंड हो गया, एन पे। बोलो भाई, एन मोल्स पे। एक बार देखो मैंने कैसे किया, इसने पूछा प्रेशर्स कंपेयर कर दो, तो मैंने बोला अच्छा प्रेशर कंपेयर कर दूं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो सी पे और टी पे दोनों पे डिपेंड करता है, पता है आपको। फिर क्वेश्चन पढ़ा, टेम्परेचर तो सेम है यानी पाई सिर्फ सी पे डिपेंड हुआ, टी कांस्टेंट है अगर तो सी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम। फिर चेक किया, अरे वॉल्यूम तो सेम है तो पाई सिर्फ किस पे डिपेंड हुआ, मोल्स पे। निकाल लो तीनों के मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसे मुझे अगर ग्लूकोज का निकालना हो तो ग्लूकोज का गिवन मास कितना है 10 और मोलर मास 180। ऐसे निकाल लो आप सुक्रोज का, ऐसे निकाल लो आप यूरिया का, ठीक है। और गिवन मास भी सेम है, अगर आप चेक कर रहे हैं तो गिवन मास भी सेम है 10 10 10। इसका मतलब पाई जो है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोलर मास किसका ज्यादा हुआ, यहां सबसे ज्यादा। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास भी सेम है तो सिर्फ किस पे डिपेंड हुआ, मोलर मास पे। तो मोलर मास जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो मोलर मास सबसे ज्यादा सुक्रोज का होता है 342, उसका कम हो गया यानी P3 सबसे कम है, P3 सबसे कम है दो ऑप्शंस में। अच्छा 342 के बाद ग्लूकोज का मोलर मास सबसे ज्यादा होता है 180, तो फिर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो यानी P1 P3 के बाद P1, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गया ना कैसे किया मैंने, एक बार इसको आप रिपीट करके देख लेना, बड़ा बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, मींस केएफ इज गिवन। नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है भाई। देखो डेल्टा टीएफ निकालना है, केएफ आपको दे दिया, केएफ आपको दे दिया 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये आपको दे दिया ओके। मोलैलिटी आपको दे दी 0.078, डेल्टा टीएफ निकालना है। अब क्या जान लोगे इसकी, सब कुछ तो गिवन है, तो मुझे बताइए डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, केएफ इंटू एम। यहां वेंटो फैक्टर नहीं लिया मैंने, उसका रीजन है क्योंकि इसने खुद बोल दिया इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, इसलिए आपको आई नहीं दिख रहा यहां। डेल्टा टीएफ निकालना है, केएफ कितना है 5.12 और स्मॉल एम हुआ 0.078, मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा आपका आंसर केल्विन में, ओके। और तुम्हें तो पता है डेल्टा टीएफ केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में, वो सेम होता है बिकॉज इट इज चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में एक ही बात होवत है, तो के बेरा ही होगा। हाँ भाई चलो नेक्स्ट ओके आगे देखो, अगर मोलैलिटी को डबल कर दूं ट्रिपल कर दूं ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो केएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ क्या फर्क पड़ेगा। कंसंट्रेशन कम कर दूं कंसंट्रेशन ज्यादा कर दूं केएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, तुम कहोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, केएफ हो चाहे केबी डिपेंड करता है सोलवेंट के नेचर पर, सोलवेंट सेम है तो कुछ भी कर लो, केएफ हो चाहे केबी वो सेम ही रहता है, इसका आंसर आएगा अनचेंज्ड। फंसाने की कोशिश कर रहा है,
KF हो चाहे KB, वो सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी कर लेना सोलवेंट के साथ, बस सोलवेंट चेंज मत करना, तो KF KB भी चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। द वेंटो फैक्टर फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस, I निकालना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें तो पता है ये बेस है और ये डिसोसिएशन करेगा, तो I इज इक्वल टू क्या होता है डिसोसिएशन के केस में, I का फॉर्मूला 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा को मैं 1 रखूंगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो I n के बराबर आ जाएगा। n इसके टुकड़े, टुकड़े इसमें एक Ba 2 OH 3, I की वैल्यू 3 आ जाएगी। चेक करो, चेक करो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I n के बराबर ही होता है, क्योंकि उस केस में अल्फा 1 होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जितने टुकड़े होंगे उतना ही I होगा, एज सिंपल एज दैट। अब आपको नहीं आता है तो इसमें बहुत दिक्कतें हैं आपको, मुझे नहीं, आपको। ठीक है, मुझे उम्मीद है वैसे आप होशियार बच्चे हैं, आपने ये कर लिया होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे भाई, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ, आप ही रीड करो यार पहले, लो आप ही रीड करें पहले, मैं आउट ऑफ स्क्रीन होके पढ़ देता हूं। एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम सोल्यूट, यानी एक सॉल्यूशन है उसमें 6.5 ग्राम सोल्यूट है इन 100 ग्राम वाटर। ओके, द वेपर प्रेशर इज 732 mm, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये। ओके, KB गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो अगर आप देख रहे हैं ना, तो इसमें दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 2016 का सवाल है ये, इसमें दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्वाइन करके सवाल पूछा। तो पहले तो आप मुझे बता दो कि इससे आप क्या निकाल लोगे, ये जो स्टेटमेंट यहां कही गई है, ये वेपर प्रेशर का पॉइंट है, तो यहां से मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे ये फॉर्मूला यूज करके P नोड A माइनस PA बाय P नोड A इज इक्वल टू XB, और XB होता है सोल्यूट के मोल्स अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, और वहां सोल्यूट इग्नोर कर देते हैं अगर आपको याद हो तो। ठीक, तो मुझे बता दो कि P नोड A की वैल्यू, पानी का प्योर का वेपर प्रेशर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, जिस टेम्परेचर पर पानी बॉईल होता है उस टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर वही है जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ऐसा पढ़ा था ना। तो जो P नोड A है वो 760 mm है, सॉल्यूशन का 732 दे रखा है, 760 इज इक्वल टू B के जो मोल्स हैं, B के मोल्स वो हमें पता नहीं है, वो एज इट इज रख लेते हैं, और A के जो मोल्स हैं वो हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर आप B के मोल्स का भी फॉर्मूला रख सकते थे भाई, मेरे को ना बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, और बॉइलिंग पॉइंट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलैलिटी होती है स्मॉल m, और स्मॉल m में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूज होता है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां से निकाल के वहां पुट कर दूंगा, इतना आसान है। तो यहां से मैं NB निकाल लूंगा, यानी सॉल्यूट के मोल्स निकाल लूंगा। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, हाँ सर, इसके बाद मुझे ये करना है सर कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है सर, डेल्टा TB, जिसे कहते हैं TB माइनस T नोट B इक्वल टू KB इंटू M। मुझे सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है सर, यानी TB निकालना है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है सर, केल्विन में हुआ 373। KB इन्होंने दे रखा है सर 0.52, और स्मॉल m यानी मोलैलिटी होती है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो यहां से कैलकुलेट होगी, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 इन kg। तो यहां से NB निकल जाएगा, मतलब NB ऊपर से आके यहां पुट कर देंगे, TB निकल जाएगा। चेक करो यार,
होशियार तो मैं हूं, है ना। करो, देखो कैसे किया। यहां से आंसर आपका केल्विन में आएगा, ऑप्शन सेल्सियस में है तो 273 माइनस कर देना। ये मत कहना कि सर आपने कहा था कि जो सेल्सियस में वैल्यू होती है वो केल्विन में भी होती है। बेटा वो डेल्टा टीवी की होती है, चेंज इन टेम्परेचर की। इंडिविजुअल टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में अलग होती है, डिग्री सेल्सियस में अलग होती है। थोड़ा आपको जल्दी लग रहा होगा, सर ने जल्दी करवा दिया सवाल, जल्दी करवा रहे हैं तो भाई भाई मेरे, वी आर टारगेटिंग नीट 2025, जो ज़्यादा दूर नहीं है। अब 25-30 दिन रह गए हैं, ये सब तो आपको आना चाहिए। तो वेपर प्रेशर इसलिए दिया था ताकि मोल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके सोल्यूट के मोल्स आ जाएं, और फिर सोल्यूट के मोल्स यूज करके मोलैलिटी निकाल दें, और फिर यहां यूज करके मोलैलिटी को बॉइलिंग पॉइंट निकाल दें। आगे जो 9th सवाल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी, यानी ये मोलैलिटी है 0.2, ठीक है, मोलैलिटी मोल पर केजी। ओके, कंसंट्रेशन एक्स का, जो एक्स ने सॉल्यूशन बनाया है पानी में, पानी के साथ, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उतनी ही कंसंट्रेशन पे अगर सॉल्यूशन वाई का है तो मतलब एक तो है ये सॉल्यूशन x प्लस H2O, और एक है y प्लस H2O, ये सॉल्यूशन है। और कह रहा है कि जो x प्लस H2O वाला सॉल्यूशन है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। ठीक है, तो आप तो जानते हैं यार, सॉल्वेंट सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका डेल्टा टी बी इसके डेल्टा टी बी से ज्यादा है। ओके ओके, तो विच वन इज ट्रू पूछ रहा है, तो मुझे बताओ। डेल्टा टी बी का फॉर्मूला होता है आई के बी एम। क्या होता है? आई के बी एम। अब तुम कहोगे सर आपने आई क्यों यूज कर लिया, बिकॉज बेटा देखो कंसंट्रेशन सेम है ना। फिर भी क्या कह रहा है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो अलग है, इसका मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस है। तो मुझे बताओ, अगर जिसका डेल्टा टी बी बड़ा है उसका आई के बी एम बड़ा है, ये एक्स का है, बोलो भाई, वाई वाले से। यानी के बी भी सेम है, एम भी सेम है, यानी इसका वेंटो फैक्टर एक्स का वाई से ज्यादा है। और जब वेंटो फैक्टर ज्यादा होता है तो डिसोसिएशन होता है। देखो कर लोगे, चेक करो, समझ में आ गया। बढ़िया सवाल था ये, 2015 में पूछा गया है। इसने कहा कि एक्स ने जो सॉल्यूशन बनाया है, सेम कंसंट्रेशन पे जब वाई बना रहा है, सेम कंसंट्रेशन पर जब वाई वही सॉल्यूशन बना रहा है, तो वाई का बॉइलिंग पॉइंट कम है एक्स से। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, सॉल्वेंट भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस है एक्स वाला। तो पता ही चला यार, एक्स डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, उसकी जिसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है उसका वेंटो फैक्टर भी ज्यादा है। फिर अगर कंसंट्रेशन वगैरह सब सेम है तो डेल्टा टी बी सिर्फ किस पे डिपेंड हुआ, आई पे, क्योंकि के बी सेम है और एम भी सेम है। यानी एक्स वाले केस में आई की वैल्यू वाई वाले से ज्यादा है, यानी एक्स डिसोसिएट हो रहा है। चलो आगे बढ़े, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 एम, सबकी कंसंट्रेशन सेम, विच विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सब जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, के एफ सेम होता है, एम भी सेम कर लो, तो डेल्टा टी एफ किस पे डिपेंड हुआ, सिर्फ आई पे। के एफ तो सेम है ही, एम भी सेम कर लिया, तो डेल्टा टी एफ सिर्फ किस पे डिपेंड हुआ, आई पे। यहाँ आई की वैल्यू 2 है, 2 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ आई की वैल्यू 1 है, इसके टुकड़े ही नहीं हो रहे। आई की वैल्यू यहाँ 3, इसके 2, इसके 5, और यहाँ आई की वैल्यू 2 के 1 SO4 3। तो हाईएस्ट डिप्रेशन किस में हुआ, जिसका वेंटो फैक्टर ज्यादा है उसी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है। बोलो भाई हुआ। चलो फिर आगे बढ़े। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, एंटी फ्रीज बोलते हैं जिसको, टू बी एडेड टू 18.6 kg ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री सेल्सियस इज। यानी ग्लाइकोल का, सवाल पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया है, ग्लाइकोल का कितना मास लगेगा, इतने पानी में डाल दूं और फ्रीजिंग पॉइंट -24 डिग्री पर आ जाए। ठीक है, केजी में बताना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आया तो कभी नहीं नीट में इस तरह का, लेकिन पूछा जा सकता है। तो अब हम कर रहे हैं कुछ पॉसिबल सवाल, सवाल कह रहा हूँ, सॉरी सवाल। ठीक है, ये 10 तक थे PYQs नीट के। ठीक है, अब ये हैं कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कहीं यहां स्किप कर दो। ठीक है, देखो, मास ऑफ ग्लाइकोल निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन है। ओके, तो सब जानते हैं जो डेल्टा TF होता है। देखो, ग्लाइकोल एसोसिएट डिसोसिएट तो होता नहीं, एल्कोहल का मेंबर है, तो वो होता है, सीधे लिख दो बिना आई के KFM। अच्छा, डेल्टा TF जो होता है वो तुम जानते हो, T0F माइनस TF होता है। KF की जो वैल्यू है वो 1.86 है। स्मॉल m की जो वैल्यू है उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें नीचे तो आता है मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट है 18.6 kg में ये, और ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास, वो निकालना है। मोलर मास ग्लाइकोल का 62। अच्छा, T0F जो है वो प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये पानी है, पानी का जो प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और TF -24 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बच्चा बोलेगा सर आपने यहाँ पे सेल्सियस में वैल्यू क्यों रखी, केल्विन में क्यों नहीं रखा? तो मैं उसको बता दूं कि अगर दोनों डिग्री सेल्सियस में दे रखे हो टेम्परेचर, तो चेंज तो सेम ही होता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 24 आ गया लेफ्ट में, तो यहाँ से x निकल जाएगा 1.86 x 62 इंटू 18.6, यहाँ से x आ जाएगा बच्चे ग्राम में, और फिर उसको चेंज कर देना किलोग्राम में। ठीक है, देखो आसान था क्वेश्चन, पढ़ लो, समझ में आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन था और वेंटो फैक्टर का क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोल एल्कोहल का मेंबर है, वो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता। तो डेल्टा TF इक्वल टू KFM। डेल्टा TF होता है T0F माइनस TF। तो T0F हमें पता है पानी है, TF इसने दे रखा है, KF इसने दे रखा है। M होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास निकालना था, मोलर मास पता है, मास ऑफ सोलवेंट पता है, तो आंसर पता चल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12th, 20% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड। तो भाई सिंपल है, ये अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2। समझ में आ गया? कभी भी ऐसे बोल देना समझ जाना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। व्हेन इट्स 5 ग्राम इज एडेड टू 500 ml ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज, तो तुम सब जानते हो डिसोसिएशन है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। और आई कहां से निकालोगे? अल्फा, इसलिए तो है I इज इक्वल टू डिसोसिएशन है भाई, डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो यहां पर अल्फा रखा 0.2, एन कितने टुकड़े हो रहे हैं? एसिटिक एसिड 2 टुकड़े CH3CO माइनस और H प्लस 2 0.2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.2 1.2, ये आ गया भाई 1.2। डिप्रेशन निकालना है, KF हो गया 1.86। स्मॉल m होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। व्हाट इज मास ऑफ सोलवेंट? पानी है भाई 500 ml, 500 ml मतलब 500 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया मास ऑफ सोलवेंट। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास 5, मोलर मास एसिटिक एसिड 60। बोलो हुआ? पहले ये बताओ आई समझ में आया कैसे निकाला है? फिर आई को वहां यूज कर लिया। 5 किलो, गिवन मास 5, मोलर मास 60, नीचे मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट 500 ml मतलब पानी का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही मास होता है पानी का, पता ही होगा। 500 ml मतलब 500 ग्राम, केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड। बोलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th। चलो चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, करो। इफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू सॉल्वेंट्स X एंड Y हैव सेम, हाँ ये आया सवाल, ये बढ़िया सवाल है यार, बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार इसको पढ़ो, देखो आंखें बेंगी हो जाएंगी कुछ बच्चों की, और है ये बिल्कुल बेसिक सवाल, चेक करो एक बार ये कैसे करना है सर। देखो, इफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू सॉल्वेंट, दो सॉल्वेंट है, एक X और एक Y, क्लियर? दो सॉल्वेंट है, एक X और एक Y, दो सॉल्वेंट है, एक X और एक Y, जिनका मोलर मास सेम है। मोलर मास सेम है,
यानी x का मोलर मास और y का मोलर मास सेम है, ठीक है। और क्या बोला है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सॉल्वेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी बॉइलिंग पॉइंट x का और बॉइलिंग पॉइंट y का, और तुम सब जानते हो प्योर को साथ नोड लगता है, इसका रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का भी रेशियो है 1:2। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन x का और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन y का कितना है, 1:2। अच्छा, boiling point elevation constant of x is sometimes the boiling point of y, constant of y, यानी वो आपसे kbx और kby इसका रेशियो मांग रहा है। ये है सवाल, ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है। सवाल पढ़ लो, यही सब है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, लेक्चर हो गए 50 मिनट्स का, ओके कोई बात नहीं, 10 मिनट और, मैक्सिमम 5-7 मिनट और सवाल हो जाएंगे अपने यार, 5 मिनट और लूंगा। वी हैव 15 क्वेश्चंस पैक, राइट, ठीक है। देखो मेरे साथ अगर आप ईमानदारी से करोगे, जितने सवाल मैंने यहाँ तैयार किए हैं हर वीडियो लेक्चर में, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब तक आपके 30 वीडियो लेक्चर्स नहीं हो जाते, नीट 2025 का एग्जाम फिर 1-2 दिन ही रह जाएगा, 3-4 दिन दूर रह जाएगा, उस हिसाब से आपको अगर सीरियसली अगर आप इसको मेरे साथ करेंगे तो आप बहुत सारे सवाल पेपर में पाएंगे और आपका एग्ज़ाम सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतरीन होगा। वो कहते हैं ना कि पढ़ लिया है, अब ये जो मैं करवा रहा हूँ ये बस आपके नॉलेज पे मैं एक शार्प बना रहा हूँ, शार्पनेस दे रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो कितना बेसिक सवाल था ये। सवाल तो तुम समझ गए कि केबी का एक इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है, उसको यूज कर लेते हैं। याद है वो फॉर्मूला, तुम जानते हो जो केबी होता है उसका फॉर्मूला क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गैस कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर था, नीचे 1000 था और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन था। अगर ये x के लिए कर दूं तो m के नीचे x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x और y का तो सेम ही है, r कांस्टेंट, ये x का हो गया, ये भी x का हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही kb हो गया, ऐसे ही kb y का भी निकाल दो, y का भी लिख दो। समझ गए ना कैसे करना है kb, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम आर टी नोट बी का स्क्वायर अपॉन 1000 एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। ये y का हो गया, y ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड डिवाइड कर देना, तो लेफ्ट में आ जाएगा के बी एक्स का और के बी वाई का। m से m कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा टी नोट बी एक्स का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा टी नोट बी वाई का स्क्वायर, अच्छा इनटू ये ऊपर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन y का और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन x का। ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, पुट कर देना। देखो ये जो रेशो है वो तो 2:1 है, यानी ये 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4। अच्छा इसका जो रेशो दे रखा है वो 1:2 दे रखा है, तो 4 2 जा ये 8 आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। चेक कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलो फिर आगे बढ़े, 14th क्वेश्चन, 15th आप खुद करना, 15th आपको करना है, ठीक है। उसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ये भी है, ये भी बता दो। बढ़िया सवाल है, एक बार इसको और देख लो। हाँ कर दो कर दो कर दो, तो 2 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.3, यानी यहां से हमें इसने अल्फा बता दिया 0.3, इससे वेंटो फैक्टर निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा फॉर प्लस एन अल्फा फॉर डिसोसिएशन। I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा 0.3 प्लस एन, एन मतलब कितने टुकड़े होंगे सब जानते हैं, मोनोबेसिक एसिड मतलब 2 टुकड़े,
एक प्रोटॉन निकाल लेगा H+ और एक नेगेटिव पार्ट 2 0.3, ये आ जाएगा 1 + 0.3, ये हो जाएगा 1.3। ठीक है, ये तो आ गया I। ठीक है जी, ये आ गया हमारा I 1.3। ओके, उसके बाद कह रहा है कि द ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, हाँ यहां ध्यान से देखना, द ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी X% हाइयर देन द एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट, फाइंड X। इसने बोला है कि जो इंक्रीज हुआ है ना फ्रीजिंग पॉइंट में, वो X% है। मेरी बात आप समझे, थोड़ी बहुत मैथ आपको आती होगी। ये कह रहा है कि जो डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड वाला है वो एक तो ज्यादा है कैलकुलेटेड वाले से, एक्सपेक्टेड से, उसका परसेंटेज निकालना है। एक्सपेक्टेड से ही निकालोगे, इनटू में 100, ये वैल्यू X है। अब देखो आपको समझ में आएगा, इंक्रीज जो हुआ है ऑब्जर्व्ड वाली जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड से कितनी ज्यादा है, उसका जो परसेंटेज है वो X है। तो ऑब्जर्व्ड वाले में तो एसोसिएशन डिसोसिएशन काउंट करना पड़ता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया IKFM, इसका हो गया KFM, और ये KFM इनटू में 100 इज इक्वल टू X। तो KFM से KFM कॉमन लेके काट देंगे, ऊपर बच गया I-1, नीचे 1 इनटू में 100 इज इक्वल टू X। I की वैल्यू 1.3 -1 अपॉन 1 इनटू में 100 इज इक्वल टू X। तो गया 0.3 इनटू में 100, कितना हो गया 30%। आया, बढ़िया सवाल था कि नहीं, चेक करो, जल्दी सोल्व करवाना था, राइटिंग नहीं बनानी है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। चलो, और ये है 15th क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर वापस जाऊंगा 14th वाले पे। आसान है, दोनों स्टेटमेंट या तो सही है या तो गलत है, मैं इतनी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, देख लेना, ठीक है। तो भाई बढ़िया सवाल था ये, देखो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, यही है। तो आज खत्म करते हैं इस लेक्चर को, और खत्म हुआ हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले शाम 7 बजे मिलते हैं, ठीक है, ओके।